हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव या संघीय कार्यपालिका। और इसमें हम सबसे पहले जिस पोस्ट को डिस्कस करेंगे वह है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। तो पहला सवाल जो उत्पन्न होना चाहिए कि भारतीय संविधान में या भारत में प्रेसिडेंट की पोस्ट क्यों है। कनाडा भी तो है जहां प्रेसिडेंट नहीं है, तो हमारे यहां क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि हमने जिस सिस्टम को एडॉप्ट किया उस सिस्टम का नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको कहते हैं संसदात्मक प्रणाली। और इस प्रणाली की ये मांग थी कि यहाँ दो प्रकार के हेड होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, राज्य प्रमुख, और दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी सरकार का प्रमुख। तो पहली चीज ये हुई कि संसदात्मक शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका विभाजित होती है जिसको हम नॉमिनल और रियल कहते हैं। जो नॉमिनल है, नाम मात्र का है, उसे हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, राज्य प्रमुख बोलते हैं। और जो वास्तविक है उसे हम सरकार का प्रमुख बोलते हैं। तो यदि कोई ये पूछे आपसे कि भारत में राष्ट्रपति के पद को क्यों रखा गया, तो आंसर क्या होगा। आंसर ये होगा कि चूंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए यहाँ हमें हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट को अलग अलग रखना था। और जो प्रेसिडेंट है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, हेड ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था है यह संविधान में है। तो संविधान में कहाँ है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो जब आप देखेंगे संविधान को, तो ये है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात है वह है पार्ट 5 में, और चैप्टर क्या है, चैप्टर है 1, भाग 5, अध्याय 1 में। और यह शुरू होता है किस अनुच्छेद से, 52 से, और ख़त्म कहाँ होता है 78 तक। तो ये अनुच्छेद है, क्या है, अनुच्छेद है। तो दूसरी चीज़ जो आपको याद रखने वाली है कि संघीय कार्यपालिका संविधान के किस भाग में है, तो आंसर क्या होगा, 5वां भाग, यानी नीति निर्देशक तत्वों के तुरंत बाद हमारी संघीय कार्यपालिका शुरू होती है। और 78वें अनुच्छेद के बीच में इसकी चर्चा है। तो अब हम बार बार दो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो हम कह रहे हैं संघीय कार्यपालिका और फिर हम कह रहे हैं प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि संघीय कार्यपालिका एक विस्तृत टर्मिनोलॉजी है। जब हम कहते हैं संघीय कार्यपालिका तो उसमें केवल राष्ट्रपति नहीं आता। राष्ट्रपति तो एक पोस्ट है, संघीय कार्यपालिका में कई पोस्ट आते हैं। और ये पोस्ट क्या हैं, ये प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम है, मिनिस्टर्स हैं, और एक और पोस्ट है
और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वह है अटॉर्नी जनरल, जिसको हम एजी बोलते हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो ये मिलकर के जो पॉलिटिकल हमारे मेन एग्जीक्यूटिव है उसको बनाते हैं, और उसमें प्रेसिडेंट एक पोस्ट है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 5वें पार्ट में है, इस चीज़ को याद कीजिएगा। और संघीय कार्यपालिका का सबसे बड़ा पोस्ट है। तो एक चीज़ ये हुई कि प्रेसिडेंट क्या हो गया, एक तो प्रेसिडेंट हो गया पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका का यह एक भाग है। दूसरी चीज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जिसको आप संसद बोलते हैं। राष्ट्रपति न केवल संघीय कार्यपालिका का सबसे बड़ा पोस्ट है, उसका एक भाग है, बल्कि जो संसद है वह भी, उसमें भी राष्ट्रपति शामिल है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अमूमन कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि संसद में क्या क्या सम्मिलित है। तो ज़्यादातर लोग क्या गलतियां करते हैं, वे कहेंगे कि संसद में लोकसभा है और प्लस क्या है, राज्यसभा है, 2 सदन, यही जानते हैं। लेकिन संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसलिए मैंने लिखा कि प्रेसिडेंट क्या है, पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर या पार्ट ऑफ पार्लियामेंट में है। तीसरी चीज कि वह जुड़ा हुआ है किससे, जुडिशियरी से भी। प्रेसिडेंट जुडिशियरी से भी, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, उसको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, हमारा प्रेसिडेंट करता है। चौथी चीज कि जो डिफेंस फोर्सेज हैं, उसका ये क्या है, प्रमुख है, कमांडर है। यहां 2 चीज रखिए। यदि ये सवाल पूछता है कि डिफेंस फोर्सेज, और ध्यान रखिए डिफेंस फोर्सेज किसी स्टेट की नहीं होती, राजस्थान की डिफेंस फोर्स नहीं है, यूपी की डिफेंस फोर्स नहीं है, ये डिफेंस फोर्स किसकी है, यूनियन की है, संघ की है। तो संघ की डिफेंस फोर्सेज का जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम कमांडर, वह कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। और ये डिफेंस फोर्सेस किसकी होती हैं, या यूनियन की होती हैं, या किसी स्टेट की नहीं होती। और जैसा मैंने कहा था शुरू में कि यह जो राष्ट्रपति है, यह फर्स्ट सिटीजन भी है। भारत की जब जनगणना शुरू होती है तो उस साल जब 10 साल पर जब होती है, तो पहला व्यक्ति जहां से जनगणना शुरू होती है वह होता है राष्ट्रपति। यानी देश का जो पहला नागरिक है, हम सब नागरिक हैं, और उसमें कोई अंतर भी नहीं है, क्वालिटी के को लेकर के, स्तर को लेकर के कोई अंतर नहीं है। लेकिन पहला व्यक्ति जिसका नाम भारत के संदर्भ में लिया जाएगा वह प्रेसिडेंट होगा, और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं। और जैसा मैंने कहा था, वह राज्य का प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट है। तो कितनी चीजें हो गई, वह फर्स्ट सिटीजन है, वह हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य का प्रमुख है, वह कार्यपालिका का भाग है, वह संसद का भाग है, वह जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, और डिफेंस फोर्सेज जो यूनियन की हैं उसका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो ये हुआ, ये उस बात का आंसर था कि एक्चुअली राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति
पहला नागरिक है, हेड ऑफ द स्टेट है, और ये सारी चीज़ें आप उसके अंतर्गत याद रखेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वह यह इसके चुनाव की, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखनी है निर्वाचन में, कि पहली चीज आप याद रखेंगे कि यह अप्रत्यक्ष होता है। निर्वाचन कैसा होता है प्रेसिडेंट का? अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। जैसे हम अपने सरपंच को, पंच को, पार्षद को, सभापति को नगर पालिका के या एमपी एमएलए को चुनते हैं, वैसे हम राष्ट्रपति को आम जनता नहीं चुनती। तो ये क्या है? यह है इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब एक और चीज़ आपको बताएं, ये डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, संविधान सभा में भी, और एक वर्ग ऐसा था जो यह मानता था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनडायरेक्ट न रखा जाए बल्कि डायरेक्ट कर दिया जाए। लेकिन अंततः इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया गया। और अस्वीकार क्यों किया गया? कोई आपसे ये सवाल पूछे कि भारत में राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट रखने का कारण क्या है, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो आप क्या देंगे आंसर वही होगा जो शुरू में मैंने बताया था आपको, कि प्रेसिडेंट का पद ही क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया कि हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, और संसदात्मक शासन प्रणाली में हमें एक नाम मात्र की कार्यपालिका रखनी थी और प्रेसिडेंट को वहाँ रखना था, जिसको कई बार अभी इलेक्शन हुआ, काफ़ी विवाद हुआ था। हमारे यशवंत सिन्हा साहब ने क्या कहा था कि रबर स्टैम्प राष्ट्रपति भारत को नहीं चाहिए, एक्टिव चाहिए। ये अलग विवाद का विषय है कि क्या स्कोप है, कितना स्कोप है, कितने पावर हैं, कितने पावर को यूटिलाइज करता है कि वो एक्टिव हो जाए। लेकिन संसदात्मक शासन प्रणाली में जो प्रेसिडेंट है उसकी शक्तियां बहुत सीमित होती हैं। सारी पावर प्रैक्टिकल लेवल पे कहाँ रखी गई है? प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्रिमंडल में। तो सवाल ये था कि जब हमें वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में रखनी है, तो एक नया पावर सेंटर क्यों क्रिएट किया जाए? यदि हम राष्ट्रपति के इलेक्शन को डायरेक्ट कर देते तो क्या हो जाता? 2 पावर सेंटर क्रिएट हो जाते, एक प्रेसिडेंट और दूसरा प्राइम मिनिस्टर, और फिर क्या होता? क्लैश होता। तो ये सोचा गया कि जब ये नॉमिनल हेड है, जब यह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जब यह केवल नाम मात्र का राज्य का प्रमुख है, तो फिर इसको डायरेक्ट इलेक्शन रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने इसके इलेक्शन को क्या रखा? इनडायरेक्ट रखा। अब दूसरा सवाल ये होता है कि यह जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें भाग कौन लेता है? तो भाग लेने में पहली जो आएगी, पहली बात आपको याद रखना होगा, वह है संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित यानी मनोनीत सदस्य संसद में होते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं। तो जो मनोनीत हैं, यानी जो सीधे निर्वाचित होकर के नहीं आए हैं, वे इस इलेक्शन में भाग नहीं लेते। दूसरा, जो विधानसभाएं हैं, निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के भी कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। यानी यहां भी जो मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्य विधानसभाओं के, या जो दिल्ली है और पांडिचेरी है, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं 2, वहाँ के विधानसभाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं। लेकिन
वहाँ भी केवल कौन भाग लेता है? जो निर्वाचित है। इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए आप दो चीज़ें याद रखिए कि कोई भी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता, चाहे वो संसद का हो और चाहे स्टेट असेंबली का हो। और एक चीज़ और, कहीं कहीं दो जो राज्य में विधानसभाएं हैं वहाँ विधान परिषद भी होती है, तो ध्यान रखिए विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती। तो मनोनीत सदस्य और विधान परिषद इस निर्वाचन में, राष्ट्रपति के इस निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अब ये क्लियर हो गया। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो अनुच्छेद 54 और 55 में दिया गया है। इस प्रोसेस को तकनीकी भाषा में हम कहते हैं, अब दो शब्द और याद कीजिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, और दूसरा कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके तहत ये निर्वाचन होते हैं। इसमें एक कोटा निर्धारित कर दिया जाता है और जो मतदाता होते हैं, मतदाता कौन होते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वे प्रेफरेंस के हिसाब से अपना वोट कास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, तो आप प्रेफरेंस देते हैं, वोट आपको तीनों को देना है, यानी ए है, बी है, सी है, आपने ऐसे प्रेफरेंस दिया। ये 3 वोटर हैं, 3 कैंडिडेट हैं, इन्होंने वोट दिया। जब काउंटिंग होती है तो कैसे होती है? फर्स्ट प्रेफरेंस को गिना जाता है। तो आप देखेंगे कि 3 वोट में जो 2 वोट पड़े हैं वो किसको गए हैं? ए को गए हैं। बी को 1 वोट आया फर्स्ट प्रेफरेंस का, जबकि सी को किसी ने वोट नहीं दिया है। तो इस तरीके से वोटिंग होती है। और जब काउंटिंग होती है तो केवल फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट को गिना जाता है, और यदि किसी कैंडिडेट ने वो जो निर्धारित कोटा है उसको उसने हासिल कर लिया तो वह विजयी हो जाता है, और नहीं तो जो तीसरा कैंडिडेट होता है उसको बाहर कर देते हैं कंपटीशन से, और उसके वोट को क्या करते हैं कि बाकी जो पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले हैं उनमें उस वोट को, मान लीजिए कि इसको हमने बाहर, सी को बाहर कर दिया, तो सी के वोट को बी और ए में प्रेफरेंस के आधार पे उसको बांट देते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी एक व्यक्ति को जो निर्धारित कोटा है वह उसको मिल नहीं जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। अब चुनाव के बाद जो अगला सवाल होता है कि राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है, कार्यकाल क्या होता है? तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष के लिए एक बार वह चुन लिया गया, निर्वाचित हो गया, तो 5 साल वह रहेगा। लेकिन यह सीट वैकेंट हो सकती है।
अब वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है? पहली चीज तो ये है कि जब 5 साल पूरा हो जाएगा तो ये उस कार्यकाल से मुक्त हो जाएगा। यद्यपि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 57 है वह री इलेक्ट यानी फिर से निर्वाचित होने का अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को। हमारे यहाँ जो परंपरा बनी है वह यह है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, संविधान की तरफ से ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति तीसरी बार चुनाव लड़ना चाहता है भारत में राष्ट्रपति का तो चुनाव लड़ सकता है, कानूनी कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यहाँ एक ट्रेडिशन डेवलप हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कि 2 बार से अधिक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनेगा। लेकिन आर्टिकल 57 ये नहीं कहता कि तीसरी बार आप नहीं बनोगे या केवल 2 बार बनोगे। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को री इलेक्ट होने का अधिकार है, मतलब तीसरी चौथी बार भी बन सकते हो। कानूनी रूप से परंपरा यह स्थापित हो चुकी है कि 2 बार से अधिक नहीं। तो उसके बाद क्या होगा कि कोई कार्यकाल पूछेगा तो आप 10 साल नहीं कर सकते, 5 साल के लिए एक टर्म जो उसका है उसी को हम कार्यकाल बोलते हैं, टेन्योर बोलते हैं, तो 5 साल के लिए। लेकिन यह सीट वैकेंट हो सकती है। वैकेंट तब कैसे हो सकती है? पहली बात तो यही है कि यह अपना क्या करे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे। कोई भी त्यागपत्र दे सकता है जो किसी सेवा में है, तो त्यागपत्र दे दे। दूसरा ये हो सकता है कि इसकी मृत्यु हो जाए। पहला तो कार्यकाल पूरा होगा तो वैकेंट हो जाएगी। चौथा है कि इसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, जिसकी चर्चा कहाँ है, आर्टिकल 61 में है। और चौथा ये हो सकता है कि इसका जो निर्वाचन हुआ था, निर्वाचन ही क्या हो जाए, अवैध हो जाए, तो ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो वह किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को नहीं देता, भले ही उसके पास सारी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है, आप वीडियो में नीचे कमेंट में लिखिएगा, फिर हम जब उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। मृत्यु हो सकती है, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी। तीसरा है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटा सके। और चौथा यह है कि उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। अब यहाँ एक आपको महत्वपूर्ण सवाल समझना चाहिए कि उसके निर्वाचन को अवैध कौन घोषित करेगा। क्या आपके जिला का जो सत्र न्यायालय है वो? नहीं। निर्वाचन आयोग? नहीं। हाई कोर्ट? नहीं। एक्चुअली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद तय होता है सीधे सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट यदि पाती है कि नहीं यह निर्वाचन गलत था तो उस निर्वाचन को अवैध घोषित कर देगी। लेकिन यहाँ एक और टेक्निकल चीज समझिए, और वह बात यह है कि मान लीजिए
कि कोई राष्ट्रपति 10 अगस्त को निर्वाचित हुआ और 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। तो इस 10 और 20 के बीच में राष्ट्रपति ने काम तो किया होगा ना। हो सकता है कोई बिल पास हुआ हो, उस पर उसने सिग्नेचर किया हो सकता है कि उसने कोई अध्यादेश जारी किया हो, दुनिया भर के उसके पास अधिकार हैं तो उसका उपयोग किया हो। तो अब क्या हुआ कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उसके निर्वाचन को क्या किया, अवैध घोषित कर दिया। तो बीच में जो इसने सिग्नेचर किए थे या जो भी काम किया था उस कार्य का क्या होगा, क्योंकि इसका तो निर्वाचन ही अवैध हो गया ना। तो उसने जो सिग्नेचर किया था जिस बिल पे, उस बिल का क्या होगा। तो ध्यान रखिए कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आए कि उसका निर्वाचन अवैध है, लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए उस डेट को, जिस डेट को सुप्रीम कोर्ट कह रही है, यानी 20 तारीख को भी उसने जो काम किया वे सारे काम वैध होंगे। इसी तरीके से महाभियोग के संदर्भ में भी है, जिस डेट को महाभियोग से उसको हटा दिया जाएगा उस डेट तक के सारे काम उसके वैध होंगे, सही होंगे कानूनी रूप से। हाँ, उसके अगले दिन से वह कोई काम नहीं करेगा, कोई करेगा भी तो वे क्या होंगे, अवैध माने जाएंगे। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। और चूँकि योग्यता के बारे में एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देख लेंगे, इसलिए मैं उस पर नहीं गया। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट के पावर क्या होते हैं। एक आखिरी बात जो आपको जाननी चाहिए, यदि कोई पूछे आपसे कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब क्या होगा, सोचिए। आंसर आया? ध्यान दीजिए, हमने शुरू में आपसे कहा था कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की चर्चा है वह 52 से 78 के बीच है। और सबसे पहले किसकी चर्चा है, प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह है 52 में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो बेसिक जानकारी प्रेसिडेंट के बारे में चाहिए वह मिल गई होगी। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे राष्ट्रपति के अधिकारों के संदर्भ में। थैंक यू वेरी मच।